नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खबरें हैं मार्केट में और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद अहम खबर के साथ, और खबर यह है कि दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास तेज होते हुए दिख रहे हैं। और इसको लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि 2030 तक भारत दालों में आत्मनिर्भर बन सकता है। मतलब ये कि इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, इस तरह की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद साहब, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल, चूंकि आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि 2030 तक भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। तो 2030 आने में 5 साल का वक्त बचा है, तो 5 साल में सर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? ऐसा है, पल्सेस में दो तरह के इशू हैं। एक तो ये है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं और जो पर कैपिटा हमारी कंजम्पशन है वो नहीं इंक्रीज होती, या वही पुराना बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन रहती है। यदि हम उस तरह की सिचुएशन को देखें कि यदि हमारा कंजम्पशन लेवल प्रति व्यक्ति अब जितना है उतना ही रहे, तब आत्मनिर्भर होना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं होगी। लेकिन दालों के मुद्दे पर प्रति व्यक्ति कंजम्पशन दालों की वो बढ़ रही है, और वो एक बहुत पॉजिटिव संकेत भी है, क्योंकि इंडिया में यदि हमें पौष्टिकता को एड्रेस करना है, यदि हमें हर व्यक्ति को जो एनर्जी इनटेक है उसको इंक्रीज करना है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस में पल्सेज ही फिट बैठती हैं। हमारे देश के कंज्यूमर प्रति व्यक्ति जो सीरियल का इंटेक है ना, उसको थोड़ा कम करते जा रहे हैं। तो इसलिए सीरियल चाहे ही हम सरप्लस हो अनाज में, लेकिन वो हमारे उपभोक्ता की प्रेफरेंस नहीं है कि वो उसको ज्यादा खपत करे। उसकी प्रेफरेंस लेकिन दालों के लिए है। तो अभी हमारे एक जो एवरेज कंज्यूमर है उसकी कंजम्पशन कोई समझ लीजिए कोई 18-19 किलो प्रति व्यक्ति है। यदि हमें अच्छा पोषण देना है और हंगर और माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, इनको बिल्कुल जीरो लेवल पे लेकर जाना है, तो हमें स्लोली इस इनटेक को 18-19 किलो प्रति व्यक्ति जो इसका इनटेक है पर ईयर, उसको बढ़ाकर 26-22 किलो तक ले जाना होगा। जब हम उस सिनारियो पे आते हैं कि वो दोनों चीजें हों, हम आत्मनिर्भर भी बने और प्रति व्यक्ति भी जो कंजम्पशन जो है वो बढ़े। मैं जो टारगेट ईयर लेता हूं वो 2035 लेता हूं, लेकिन यदि वही 17-18 किलो प्रति व्यक्ति रखना है तब 30 तक भी संभव है। अच्छा, ये आपने बढ़िया बताया सर, लेकिन एक सवाल इसमें ये बनता है सर कि चूंकि हमने पिछले सालों में ये करके दिखाया है और आपकी रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि 2015-16 में जो हमारा पल्सेस का प्रोडक्शन था वो घट के आ गया था 16.35 मिलियन टन पे, मतलब 163 लाख टन के आसपास आ गया था, जिसको हमने बढ़ा के 2022-23 में 26 मिलियन टन से ज्यादा कर दिया। मतलब करीब करीब 60% की ग्रोथ आई प्रोडक्शन में 7 साल में, 7 ईयर में। तो अब चूंकि नेक्स्ट 5 ईयर का टारगेट आपने लिया है, तो इन 5 सालों में क्या क्या आप ग्राउंड पर करने का सुझाव दे रहे हैं जिससे हमारी डिपेंडेंसी पल्सेस के इंपोर्ट पर पूरी तरह से खत्म हो जाए? उसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी का हमने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि अकेले कोई एक उपाय करने से हमें ये आत्मनिर्भरता नहीं मिलेगी। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये है कि जहां संभव हो हमें पल्सेस के अंडर जो एरिया है हम उसको इंक्रीज करें, लेकिन देश की परिस्थिति को देखकर पल्सेस के अंडर एरिया हम दूसरी क्रॉप से लाकर इंक्रीज करें, उससे वो एक डिजायरेबल स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि हम ऑयल सीड में भी शॉर्टेज में है।
तो ऐसा हम उसको क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करके उसका एरिया बढ़ाने का सुझाव इस रिपोर्ट में नहीं दिया है। हमने ये कहा है कि हमारे देश में जो दो फसलें हैं वो केवल 50-55% एरिया में ही ली जाती हैं। तो हमें सबसे पहले क्रॉप इंटेंसिटी का स्कोप कि जहां पर हम दो फसलें ले सकें उस एरिया में पल्सेस को प्रमोट करना चाहिए। तो उसमें एक जिसको कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट ये आता है कि भाई कोई कह रहा है कि 70 लाख हेक्टेयर एरिया राइस फैलो है, कुछ लोग 80 लाख हेक्टेयर कहते हैं, कुछ लोग उसको 1 करोड़ हेक्टेयर भी कहते हैं। तो काफी हमारा जो 10 करोड़ हेक्टेयर भी कहते हैं। तो कहने का भाव है कि जो राइस फैलो एरिया है हमारा ईस्टर्न इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। यदि हम उसका कुछ भाग पल्सेस में ले आए बिना पल्स दूसरी क्रॉप को अफेक्ट किए, क्योंकि वो तो फैलो लैंड ही है, तो एक ये सोर्स है हमारा कि ईस्टर्न इंडिया में और बाकी जगह जहाँ क्रॉप इंटेंसिटी हम बढ़ा सकें, जैसे रबी में खाली खेत पड़े हुए हैं वहां पर किसी तरीके से हर खेत को पानी के जरिए या प्रोटेक्टिव इरिगेशन के जरिए हम पल्सेस का एरिया एक्सपेंड कर सके, तो एक ये सोर्स है। दूसरा सोर्स है कि पल्सेस की प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ पल्सेस की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये ज़्यादा रेन फेड रीजन में ही ग्रो होती है, 75% एरिया रेन फेड है, केवल 24-25% है जो इरिगेटेड है, उसमें जो है इसको हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करें। और दूसरा, इवन इरिगेटेड एरिया में भी या जो पल्सेस का एरिया है उसमें इरिगेशन एक्सपेंशन जो है किया जाए। राइट। उसके लिए फिर आगे आता है पल्सेस की प्रोडक्टिविटी, नई वैरायटी वगैरह वगैरह। लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी बहुत सी वैरायटीज हैं जिनका पोटेंशियल जो फार्मर के यहाँ यील्ड है उससे 50-60% ज्यादा है। तो यदि हम प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लेकर चलें, जैसे पल्सेस को सीड ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो उसका सीड ही खराब हो जाता है, डिजीज लग जाती है। पल्सेस को हम यदि कुछ बैक्टीरिया से ट्रीट कर देते हैं तो वो सॉइल में अपने लिए एक न्यूट्रिशन बना लेता है। तो यदि हम पैकेज और प्रैक्टिस अच्छा पल्सेस के लिए अडॉप्ट करें तो उससे हम काफ़ी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ऐसा किसान तब करेगा यदि उसको प्राइस रिस्क नहीं होगा, यदि उसको लाभकारी मूल्य होगा, जिस दिशा में पिछले कुछ वर्षों से हाँ। सरकार बढ़ रही है कि जी। हम इसको अश्योर करें इस बिल्कुल। पे एमएसपी, और किसी तरह से हमारे किसानों को प्राइस रिस्क भी ना रहे और जो बिल्कुल। प्राइस मिले वो भी रिम्यूनरेटेड हो। ये आखिरी लाइन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्लानिंग आपने बताई कि कैसे कैसे किस किस तरीके से हम दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लैंड का एक्सपेंशन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और तीसरी बात जो आपने कही कि ये सब तभी होगा जब फार्मर मोटिवेटेड रहेंगे, उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। अब इसमें सर एक तर्क इंडस्ट्री का भी और फार्मर का भी ये होता है कि जो पॉलिसी होती है सरकार की, उसमें जब अचानक कोई बदलाव होता है तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी बड़ा बर्निंग इशू है येलो पीस का इंपोर्ट, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि येलो पीस का जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वो का बार बार एक्सटेंशन हुआ है, इससे फार्मर को भी मतलब फार्मर भी डिस्करेज हुआ है कि कैसे खेती करें। पता चला कि कई बार दाम एमएसपी से नीचे चले जाते हैं। तो पल्सेस इंपोर्ट की पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए सर? आपको लगता है कि येलो पीस का इंपोर्ट अभी रोक देना चाहिए, ड्यूटी फ्री नहीं होना चाहिए? उसमें ऐसा है कि यदि हमने न्यूट्रिशन को एड्रेस करना है तब हमें प्रति व्यक्ति इनटेक पल्सेस का इंक्रीज करना होगा। यदि हमारी प्रोडक्शन हम उसको 5% लगभग ग्रोथ रेट एक मेंटेन कर पाते हैं तो हमें फिर इस तरह के इंपोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पल्सेस के केस में क्या होता है कि यदि हमारा ट्रेंड ग्रोथ रेट 5% भी है, इसमें ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन जो है वो होती रहती है। जैसे मैं आंकड़े इसके देख रहा था कि वर्ष 21-22 में हम 2,73,00,000 टन पल्स पैदा कर रहे थे।
लेकिन अभी 24-25 में 2,50,00,000 टन हम पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें एक फ्लक्चुएशन आ जाता है, जो जिससे ये हो जाता है कि या तो फिर आप न्यूट्रिशन को सेटबैक एक्सेप्ट करो, या फिर आप उसका इंपोर्ट थोड़ा उसको खोल दीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि यदि किसान और सारी पॉलिसीज इस ट्रेंड को, कि हम 27 मिलियन पे अब तक 29 मिलियन टन पे क्यों नहीं पहुंच पाए, 30 मिलियन टन पे क्यों नहीं पहुंच पाए, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होके फिर क्यों नीचे को आ जाती है, इंक्रीज होके फिर क्यों नीचे को आ जाती है। तो उन सिचुएशन में जब वो प्रोडक्शन नीचे हो जाती है, जैसे पिछले 2 साल में जो 19-20 में हमारा प्रोडक्शन का गोल अचीव हुआ था, वो उससे नीचे रही प्रोडक्शन। तो ये सिचुएशन है, मैं ये कहूंगा कि यदि हमारा ट्रेंड ग्रोथ रेट 5% के लगभग रहता है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमें जो है इंपोर्ट करना पड़े। ओके सर, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जब ज़ीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होता है तो फार्मर डिस्करेज होता है, या इसको लेकर कोई एक फार्मूला होना चाहिए कि एमएसपी से कम के भाव पर इंपोर्ट नहीं होगा? उसमें कई बातें हैं। एक तो देखो, हर एक चीज में बैलेंसिंग होती है, प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट और कंज्यूमर का इंटरेस्ट। राइट सर। तो बहुत सी चीजें आपने देखी होगी कि अब यदि हम बाहर से गेहूं खरीदना चाहें और उसको साउथ इंडिया में बेचें, तो जो बाहर वाला गेहूं है वो हमें सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू जो गेहूं हमने एमएसपी पे लिया हुआ है। लेकिन हम प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर से आएगा माल, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यदि पर्याप्त मात्रा में हमारी प्रोडक्शन है, तो इंपोर्ट पे रोक लगाना वाजिब है। लेकिन यदि हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि जितना हमारे कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, जितना उनकी न्यूट्रिशन के लिए हमें चाहिए, फिर एक एडिक्वेट सप्लाई के लिए थोड़ा इंपोर्ट को लिबरल रखना जो है वो उसको लिबरल रखना रखना पड़ता है। और इसमें इसकी एमएसपी की भी बात होती है। कई बार ऐसा होता है, जिस डायरेक्शन में अभी ये काम हो रहा है, कि इंपोर्ट हो भी, यदि हम एमएसपी को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप पाओगे कि वो फार्मर पे उसका कोई इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, यदि हम एमएसपी को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली। अब जो येलो पी जैसी क्रॉप है, उसमें तो एमएसपी भी नहीं है, उसमें कोई मतलब इस तरह का नहीं है। जो आप सुझाव दे रहे हैं उसको दूसरी किसी क्रॉप के लिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं, चिकपी है, चना है, वो है। लेकिन ये येलो पी के लिए वो एक सिस्टम नहीं है कि उसको आप एमएसपी से नीचे इंपोर्ट में ना आने दें। सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अब मैं थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। सर, अभी सोयाबीन की नई क्रॉप आ रही है, और सोयाबीन की नई क्रॉप में भी एक प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी से नीचे है भाव, और किसानों की बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम रही है कि उनको सोयाबीन का अच्छा भाव नहीं मिला है। इस वक्त इस सीज़न में सोयाबीन फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, एटलीस्ट एमएसपी मिले, उसके लिए सर आप क्या उपाय सुझाएंगे इस वक्त? मृत्युंजय कुमार जी, इसको थोड़ा हमें डिस्पैशनेट तरीके से एक समझना चाहिए। वो ऐसा है कि सरकार ने जो एमएसपी का अब नया फार्मूला अडॉप्ट किया है, कई सिचुएशन में वो एमएसपी को जो ओपन मार्केट प्राइस है उससे काफी ऊपर ले जाता है। ठीक है। और वो अब सरकार ने यदि ये डिसाइड किया है तो मिलनी ही चाहिए, किसानों को इनकम ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यदि जो एमएसपी है आपकी ओपन मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा है, तो आप उसको यदि मार्केट में थ्रस्ट करते हैं ना, तो फिर एक डिस्टॉर्शन आता है। इसीलिए हमने सोच समझ के प्रदेशों को एक चॉइस दी है, जिसे प्रदेश अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जो हमें अल्टीमेटली करना चाहिए वो बहुत फायदेमंद है मेरे विचार से, इकोनॉमी के लिए भी, किसानों के लिए भी। वो ये है कि हम किसानों को डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट दें। अच्छा। अब सोयाबीन जैसे आपने कहा, मान लीजिए सोयाबीन की एमएसपी 4,000 है, मार्केट में 3,500 है,
तो 500 रुपए का आप उनको डिफरेंस दें। अच्छा, और ओके। जो सोयाबीन की प्राइस है आप उसको डिस्टॉर्ट ना करें, उससे अपने आप ही आप देखोगे कि इंपोर्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ओके। ओपन मार्केट प्राइस उसके कॉरस्पॉन्डिंगली थोड़ा नीचे रहेगी। तो हम्म। ये एक सिस्टम है कि हमें नीड बेस्ड प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, हम्म। लेकिन एमएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए हम्म। यदि हम हमेशा प्रोक्योरमेंट का ही एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते रहेंगे, ओके। तो उससे फिर इस तरह की एक सिस्टम में जो है इम्बैलेंस सा आता है। राइट, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही, इंटरेस्टिंग, कि भावांतर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि भावांतर स्कीम लागू करना चाहिए, राइट सर? भावांतर की ऑप्शन सभी स्टेट्स को पिछले 3 साल से दी हुई है। हाँ, लेकिन उसी एमपी का पीएम। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा सर। एमपी में जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसका हम्म। अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। शायद यही वजह रही, आप बेटर बता पाएंगे, शायद यही वजह रही होगी कि वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा होता है जब शुरू शुरू में आप कोई चीज शुरू करते हो तो उसकी डेफिशिएंसीज होती हैं, राइट। लेकिन आप उससे लर्न करके उसकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो उससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है जो वहां पर हुआ था, और हमने भी उसके बारे में आगे काफी ज्यादा सोचा है ताकि कोई उसमें गेमिंग ना कर सके, उस तरह की चीजों को ना कर सके। लेकिन अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी। ये देश ने, सरकार ने, हम्म। ये उनकी प्रतिबद्धता है कि हम किसान को कम से कम 50% तो बिल्कुल सर। मार्जिन जो है वो देंगे ही। हम्म। लेकिन जो मार्केट है वो इस चीज की कायल नहीं है कि वो उस 50% मार्जिन को सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। कई बार मार्केट केवल 20% मार्जिन को ही सपोर्ट करती है, राइट। कई बार राइट। वो 10% मार्जिन को ही सपोर्ट करती है। राइट। तब या तो फिर आप मार्केट में डिस्टॉर्शन करो, उस हम्म। केस में यदि आप एक्सपोर्टेबल हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, हम्म। और यदि आप इंपोर्टेबल हैं तो आपकी प्राइस आर्टिफिशियली हाई रहेगी, इंपोर्ट के लिए सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी। ओके। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम एमएसपी देंगे, हम्म। वो किसान को एक 50% मिनिमम मार्जिन रख के वो डिसाइड हुआ है, जिसकी जस्टिफिकेशन है, ये सरकार ने फैसला उस पे किया है। जी। तो हमें वो प्राइस मार्केट को जहां तक संभव हो बिना डिस्टॉर्ट किए देनी चाहिए। और बाकी सारे कंट्री, चाहे चाइना है चाहे यूएसए है, सभी जगह इसी तरह की पॉलिसी फॉलो की जाती है। ये प्रोक्योरमेंट तो केवल हम इसलिए करते हैं कि हमने पीडीएस में भी चलाना है, तो आप पीडीएस करिए, या हमें बफर स्टॉक मेंटेन करना है, उस सिचुएशन में प्रोक्योरमेंट हमें जरूरी होता है। ओके। लेकिन एक अकेले एमएसपी देने के लिए ही हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, वो बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है देश को। जब सरकार खरीदती है, खर्चे पड़ते हैं और ज्यादा, तो वो बड़ा एक कॉस्टली मैकेनिज्म हो जाता है राइट एमएसपी सर। देने के लिए। या जबकि भावांतर में आप केवल एक डिफरेंस ही देते हो, उसको भी आप एक कैप कर सकते हैं कि हम इतना देंगे। तो हमें इस देश में खुले मन से मैं ये कहता हूं कि एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। जब सब स्टेट्स को ये ऑप्शन दी हुई है कि यदि आपके यहाँ प्रोक्योरमेंट का सिस्टम नहीं है, तो आप फिर, अब देखिए, आप सोचिए, राइस और व्हीट तो पीडीएस में निकल जाता है। अब दालें हैं या बाकी क्रॉप्स हैं, या तो फिर उसके लिए भी आप कोई सिस्टम बनाइए कि वो कहाँ से निकलेगा। राइट सर। नहीं तो फिर उनको आपने कैसे मार्केट से निकालना है, ठीक बात है। क्लीयरेंस कैसे करना है, वो एक इशू आ जाता है ये आपने जैसा। बढ़िया, ये बहुत ही बोल्ड व्यू है कि अगर किसानों को प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छा भाव दिलाना है, तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एमएसपी पर खरीदें ही, अलग तरीके हैं, भावांतर स्कीम आप लागू कर दें, राज्यों के पास ये विकल्प हैं। एक दूसरा बड़ा हाँ, सुझाव सर, आज ही हमने एक इंटरव्यू हाँ, किया जरूरी सोपा है का। प्रोक्योर भी करें, हाँ, दोनों प्रोक्योर भी इंस्ट्रूमेंट करें, को। राइट सर। आज ही हमने एक सोपा का इंटरव्यू किया, सोपा ने भी लेटेस्ट एक चिट्ठी लिखी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कि 10% मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी जाए क्रूड एडिबल ऑयल पे, ताकि सोयाबीन फार्मर को नुकसान ना हो। आप इसके पक्ष में हैं सर, ड्यूटी बढ़ाने के पक्ष में? देखिए, सिचुएशन को रेगुलरली ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मॉनिटर करते रहते हैं। हम्म। अब मान लीजिए इंटरनेशनल प्राइस ही 10% बढ़ जाती है, हम्म। तो आपको फिर 10% ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ही 10% बढ़ गई, तो आप जब ऐसा निर्णय लेते हो, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि लाइकली सिनारियो अगले 1.5-2 महीने में जब सोयाबीन की फसल मार्केट में आएगी, ग्राउंड नट मार्केट में आएगा, और उस समय तक इंटरनेशनल प्राइसेस किस तरह की होंगी, हमारी अपनी सिचुएशन क्या बन रही है,
क्या गैप रहेंगे, ये सारे को देखकर और ये जितनी भी कमोडिटीज हैं इनको एक बहुत क्लोज मॉनिटरिंग जो है एक एक होता रहता है, और उसके बेसिस पे क्लोजर टू डेट आप पाओगे कि प्रॉपर डिसीजन उस तरह समय की परिस्थिति के हिसाब से लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अलग अलग मुद्दों पर बहुत खुल के बात की है, डिटेल में बात की है। आपको लगता है जैसे अभी आपने कहा जीएम क्रॉप को लेकर बहुत बात हो रही है, इनफैक्ट कि क्या जीएम को अलाउ करें ना करें इसके ऊपर बहुत डिबेट हो गया है। आपको लगता है कि ये तो हमने इंपोर्ट की बात की, लेकिन जीएम खेती पर आपका टेक क्या है सर? क्या जीएम क्रॉप को लेकर जो बातचीत चल रही है वो ठीक दिशा में है, या आपको लगता है कि जल्द हमें किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए? ऐसा है, देखिए जीएम क्रॉप्स को लेकर इवन पूरी दुनिया जो है बंटी हुई है। अभी भी आप देखो तो आधे से ज्यादा देश जो हैं वो इस तरह के हैं, वो जीएम इंपोर्ट वगैरह या जीएम प्रोडक्शन वगैरह वो उसको नहीं उसको करते। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में लोगों को शंकाएं, भ्रांतियां और जेन्युइन जो एक डाउट्स हैं या सवाल हैं उनके मन में आते हैं। मैं इस चीज को जो है यदि डिस्पैशनेटली ये कहूँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस चीज में एक्सपर्ट हों हमें उनकी राय माननी चाहिए। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं भी हमारे जजेस जो फैसला दे देंगे हम उसको मानेंगे कि ये चीज सही है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, इस देश में दिल्ली में कुत्ते नहीं होने चाहिए, कुछ कहेंगे कि कुत्ते होने चाहिए, राइट उसको हमें नहीं ले जाना चाहिए। तो सर। हम भी लीव इट टू दी कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट इसका फैसला, या जो हमारी कोई बॉडी है वो बिल्कुल उसका सर। फैसला ले। राइट। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार ने ऐसी बॉडी बनाई है जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, राइट सर। भले ही हम उसमें और लोग जो हैं दूसरे फील्ड के उनको हम डालें, हाँ। तो इस इशू का फैसला हम सड़क पे नहीं कर सकते। राइट सर। इस इशू का फैसला हमें एक्सपर्ट पे छोड़ना चाहिए, एग्जैक्टली। जिनको उसके सारे पहलुओं के बारे में ज्ञान है। बिल्कुल। और जब वो फिर कह देंगे कि आप इसको करिए, इसको इस फसल को कर लीजिए, इसको ना करिए, फिर हमें उसको ऑनर करना चाहिए और राइट उसके सर। हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद साहब आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और डिटेल में खुल के बहुत ही डिटेल में बात करने के लिए, पल्सेस पे, टैरिफ पे, सोयाबीन पे खुलकर बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या पॉलिसी हमारी एग्रीकल्चर की होनी चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो, फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, विन विन फॉर ऑल हो। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू जा साहब। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।